Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा। इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सशस्त्र सीमा बल के राजपत्रित अधिकारी के पद से 2014 में सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा एवं नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समाज के कार्यों के लिए आगे आए। लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फिलॉसफी, इंग्लिश लिटरेचर, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र एवं इतिहास में भी इन्होंने एमए करा हुआ है। इसके अलावा लीगल एम्बिट नाम की वेबसाइट हैं जिनके ये को फाउंडर हैं। आरटीआई में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। आज हम इनसे आरटीआई के संबंध में ही चर्चा करेंगे। इनका नाम ताराचंद जांगीड़ जी हैं। जी ताराचंद जांगीड़ जी, आरटीआई एक्ट के बारे में आप जरा विस्तार से बताइए कि इस समय आरटीआई की क्या स्थिति है और आरटीआई में क्या होना चाहिए, क्या क्या आपके तरफ से सुझाव है। सत श्री अकाल सभी को। आपके सारे दर्शकों को मुखातिब होते हुए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिंह साहब आपका कि आपने अपने चैनल पर इस मौजू को उठाया, इस पॉइंट को उठाया जो कि आज आम जनता की आवाज़ बनने वाला एकमात्र ऐसा एक्ट है कि आम जनता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है और आरटीआई एक्ट उसका सबसे सशक्त टूल आम इंसान के लिए उसके हक में 2005 में दिया गया था। मैं आरटीआई एक्ट पर कुछ भी बोलूं उससे पहले आपको आरटीआई एक्ट की आत्मा और उसकी उद्देशिका पर कुछ कहना चाहूँगा। आरटीआई एक्ट की जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं या उसका उद्देश्य पढ़ते हैं तो वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि नागरिक अधिकारों के लिए नागरिकों को दिया गया ये एक्ट प्रशासन में अधिकतम पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए बनाया गया है। इसका सीधा सा मीनिंग आप ये निकालेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस पब्लिक सर्वेंट्स के पास मौजूद है किसी इंफॉर्मेशन में वो एक आम जनता तक पहुंचाई जाए और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी से हमारी ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है या पब्लिक मनी हमारी जहां भी खर्च हो रही है उसकी पाई पाई का हिसाब जनता के पास रखा जाए। क्योंकि आम जनता 1 रुपए की माचिस भी खरीदती है तो उसमें भी 12.5% टैक्स चुकाती है। यानी हर एक नागरिक करदाता है और उसके लिए उसका हक है कि वो अपने पैसे का हिसाब और सिस्टम कैसे चलता है उसको जाने। ये आरटीआई एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। एक्ट में बड़ी खूबसूरत सेक्शन है जिसको मैं ये कहूंगा कि इस एक्ट की ये एक आत्मा है। वो है सेक्शन 21। आरटीआई एक्ट की सेक्शन 21 बहुत सहज विधान करती है कि जहां कहीं भी कोई आरटीआई एक्ट संबंधी कोई डिसीजन किया जाएगा या अपील सुनी जाएगी या सेकंड अपील डिसाइड की जाएगी तो प्रत्येक कार्रवाई आवेदक के साथ सद्भावना रखते हुए की जाएगी। एक्ट में सद्भावना को इत्तेफाक से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि अगर सेम अथॉरिटी का कोई दूसरा एक्ट है जिसमें इसको डिफाइन किया हुआ हो तो आप उससे उसका अर्थ लगा सकते हैं। इत्तेफाक से आईपीसी में सेक्शन 52 है जो इस चीज को क्लियर विधान करती है कि जब कहीं कोई भी कार्रवाई करते हुए या किसी डिसीजन को करते हुए किसी भी कानून का सम्यक रूप से और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल नहीं किया जाता वहां वो कार्रवाई सद्भावना नहीं दुर्भावना कहलाती है। इत्तेफाक से और बदकिस्मती से आज नागरिकों के साथ पीआईओ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे सूचना मांगकर उन्होंने किसी तरह की कोई अपराध कर दिया हो। मैं बिल्कुल ये एक्ट में आगे बढ़ते हुए सेक्शन 23 है जो ये कहती है कि एक्ट में केवल अपील के अलावा किसी आदेश को चैलेंज नहीं किया जाएगा और कोई कोर्ट उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन ये चीजें तब हैं जब सद्भाव पूर्वक कार्रवाई की गई हो। उसके इतर अगर किसी तरह की कार्रवाई की गई और जहां आपकी दुर्भावना साबित हो जाती है वहां आपके खिलाफ हर वो कानून इस्तेमाल किया जा सकता है जो आरटीआई एक्ट की अपीलों के अलावा भी प्रोविजन पैदा करता है। बहुत सिंपल अगर हम ये आए कि बड़ी चिंताजनक स्थितियां हैं तो उनमें सेक्शन 8
के जो प्रोविजंस है उनका दुरुपयोग आज की तारीख में पीआईओज और सीपीआईओज साहिबान द्वारा किया जा रहा है। और उनमें सबसे ज्यादा जिस सब सेक्शन का दुरुपयोग किया गया है वो है सेक्शन 8 की सब सेक्शन 1 का सब सेक्शन जी। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है कि सारी सेक्शन 8(1) में जितने भी रिजेक्शन के ग्राउंड दिए गए हैं उनमें सेक्शन 8(1) का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। और उसके प्रोविजों में क्लियर प्रोविजन किया हुआ है कि जहां कोई इंफॉर्मेशन अगर विधानसभा तक या विधानमंडल तक या संसद तक पहुंचने से आप नहीं रोक सकते तो आम नागरिक तक भी उस इंफॉर्मेशन को पहुंचने से आप किसी तरह से नहीं रोक सकते। यानी केवल वो इंफॉर्मेशन जो संसद मांगे या विधानसभा मांगे या विधानमंडल मांगे तो देने से आप इनकार कर सकते हैं, वो एक आम नागरिक को भी मना कर सकते हैं। ऐसी क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? इसको रेफर करना पड़ेगा आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से। केवल आदमी के चरित्र और उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई इंफॉर्मेशन है वो आदमी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। यानी किसी भी पब्लिक सर्वेंट का कोई मेडिकल या हेल्थ रिकॉर्ड है उसकी कॉपी कोई मांगे तो आम नागरिक का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता, नहीं दिया जा सकता। या उस पर किसी तरह का कोई चार्ज लगा है जो उसके कैरेक्टर को एक्सपोज करता है और उससे कोई एडवर्स उसकी इन्वेजन आ जाए उसकी प्राइवेसी पर तो उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा किसी चीज को नहीं रोका जा सकता। बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि पीआईओ साहिबान आज की तारीख में किसी भी पार्टी की इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट उन्वानी गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम सीपीआईओ का सबसे ज्यादा गलत इंटरप्रीट करते उसका दुरुपयोग करते हैं। गिरीश रामचंद्र देशपांडे क्या है ये हम इस बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि गिरीश रामचंद्र देशपांडे में कुल 14 बिंदुओं की इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। वो किसी एक कार्मिक के विभाग में उसके खिलाफ की गई कार्रवाइयों और उसके डिसिप्लिनरी एक्शंस के रिकॉर्ड को तलब किया गया था। यानी पहली बात तो गिरीश रामचंद्र देशपांडे का हवाला आप तब देंगे जब डिपार्टमेंटल या सर्विस रिलेटेड किसी इश्यू पर कोई इंफॉर्मेशन किसी की पर्टिकुलर मांगी गई हो। और गिरीश रामचंद्र देशपांडे का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड बेसिकली ये खड़ा है कि आप अगर ये स्टैब्लिश कर दें कि उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वेस्टेड है तो इंफॉर्मेशन गिरीश रामचंद्र देशपांडे जजमेंट आपके हक में खड़ा हो जाता है। अब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? बहुत मोटे तौर पर मैं एक लेमन की भाषा में इसे समझाऊं कि पब्लिक 1 रुपए की खरीद पर भी टैक्स देती है और वो टैक्स 1-1 रुपया होते होते करोड़ों अरबों होते हुए लाखों करोड़ों में गवर्नमेंट के पास जमा होता है और गवर्नमेंट उसे लोक कल्याणकारी गणराज्य की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की मदों में, सब्सिडी देने में, सैलरी देने में, ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए, जुडिशरी को चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, संसद पार्लियामेंट को चलाने के लिए खर्च करती है। तो जो पैसा 1-1 रुपया होकर लाखों करोड़ों 1 अरब 30 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन से इकट्ठा करके आपने इस्तेमाल किया है उसका 1 रुपया भी अगर आप कहीं दुरुपयोग करते हैं तो यह माना जाएगा कि पूरी सोसाइटी का जितना पैसा है आपको नहीं पता वो पैसा किसका है लेकिन वो टोटलिटी में है। तो अगर पैसे का किसी भी ट्रांजैक्शन में कहीं दुरुपयोग हुआ तो वो पैसा एक आदमी का नहीं, भारत की 1 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन का पैसा है और तब ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को पैदा करता है। यानी जब आपको यह आशंका हो कि आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे, पीआईओ सीपीआईओ इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो आप अपने आवेदन में वेस्टेड करें कि श्रीमान जी मैं एक करदाता हूं, देश में मैं कर प्रदान करता हूं हर एक ट्रांजैक्शन के साथ और जो इंफॉर्मेशन मैं चाह रहा हूं वो न केवल मेरी है बल्कि पब्लिक के कर्जे से या पब्लिक के टैक्स से इकट्ठा हुए पब्लिक मनी से पैदा हुई है, उसके ट्रांजैक्शन को डिफाइन करती है। लिहाजा गिरीश रामचंद्र देशपांडे जजमेंट की रोशनी में ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पैदा करती है, इसलिए मुझे इंफॉर्मेशन दी जाए। हालात ये है कि एक्ट में बहुत सारी चीजें इंफ्रिंज है जहां चर्चा पे हम बात नहीं करते। एक और बड़ी खूबसूरत सेक्शन है सेक्शन 22। कई बार ये कहते हैं शासकीय गुप्त अधिनियम है या फला फला कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है उनमें नहीं दी जा सकती। तो सेक्शन 22 ये कहती है कि भारत में और कोई भी एक्ट जिससे भी कॉन्फिडेंशियल, चाहे शासकीय गुप्त बात अधिनियम ही क्यों ना हो, अगर आरटीआई एक्ट की कहीं एप्लीकेशन लगी है तो ये उसको ओवरराइड करता है। यानी किसी भी और ग्राउंड पर आप मना नहीं कर सकते, केवल आरटीआई में युक्तियुक्त मना कर सकते हैं। वो भी तब
जब आप उसका ग्राउंड देंगे और ग्राउंड के पीछे रीजन देंगे। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, सेक्शन 81H लगा के रिजेक्ट कर देते हैं कि साहब 81H की रोशनी में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ऐसा गलत है, तर्क संगत नहीं है, कतई ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको पर्टिकुलर ग्राउंड देने के साथ यह भी बताना पड़ेगा कि साहब इस ग्राउंड पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी, इसलिए इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है। केवल वेग नहीं है, इस बारे में अलग अलग देश के इंफॉर्मेशन कमीशंस ने भी और कोर्ट्स ने भी डिसीजंस दे रखे हैं जो अवेलेबल हैं आम पब्लिक के पास। सवाल यह उठता है कि और कई तरह के दुरुपयोग होते हैं। जैसे अगर आप उसको एग्जाम्पल लेना चाहें तो कई तरह के सर्कुलर्स कई गवर्नमेंट्स ने जारी कर रखे हैं। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने जारी कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, DOPT ने जारी कर रखे हैं। बड़ी गजब की बात यह है कि सेक्शन 6(1) ये प्रोविजन करती है कि आवेदक को इंफॉर्मेशन मांगने पर देनी पड़ेगी, और उससे पहले सेक्शन 5 आती है। सेक्शन 5 मैं कह रहा हूं भारत के संविधान के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली कानून और सबसे ज्यादा पब्लिक फ्रेंडली कोई प्रोविजन करता है तो सेक्शन 5 कहती है। एक्ट ये प्रोविजन करता है कि आम नागरिक, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसे किसी कागज की जरूरत है जो पब्लिक अथॉरिटी के पास मौजूद है, और उसे वो कागज चाहिए। उसे नहीं पता कागज किस फाइल में है, कैसे मिलेगा नहीं पता, तो सेक्शन 5 सेक्शन 4 दोनों की रोशनी में PIO और CPIO यथास्थिति जो भी है ये बाउंड करती है उसको कि वो एक आम आदमी को हर संभव सहायता प्रदान करे कि इंफॉर्मेशन उसे कैसे मिले। उसमें आवेदन, अगर आवेदक को लिखना नहीं भी आता तब भी आवेदन खुद CPIO या PIO लिखेगा। उसके शुल्क के लिए उसे कहेगा कि 10 रुपए रसीद काटने का बंदोबस्त करेगा, या IPO उसके पास है तो IPO लेगा, चाहे IPO खाली छोड़ा है तो खुद भरेगा। केवल आपको 10 रुपए भुगतान योग्य ट्रांजैक्शन उसको देना है, और अगर नहीं है, लिखना नहीं आता, तो भी PIO खुद लिखेगा, फैसिलिटेट करेगा। यानी यह सेक्शन 21 का दायरा है कि आप हर संभव सहायता करेंगे इंफॉर्मेशन लेने वाले की, और अगर आपने नहीं की तो सेक्शन 21 का वायलेशन कर रहे हैं। और जहां कहीं भी सेक्शन 21 का वायलेशन होता है वहां दुर्भावना आ गई। दुर्भावना आते ही IPC की सेक्शन 100(66) भी आ गई, 100(66)A भी आ गई, और गवर्नमेंट का और एक्ट का उल्लंघन करने के लिए 100(88) भी आ गई। और उसके साथ विलफुली उस आदमी को आप हार्म कर रहे हैं, उसके पैसे खर्च करवाने के लिए उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो अपील करे या सेकंड अपील करे, तो उसे सदोष हानि भी कारित होती है। और जहां कहीं भी सदोष हानि किसी भी नागरिक को कारित होगी वहां सेक्शन 420 420 गवर्न करती है, और उसके लिए आप सक्षम न्यायालय तक साराजोही कर सकते हैं। DOPT के जो सर्कुलर्स हैं उसके बारे में मैं बहुत तरीके से आपको सिंपली बता दूं कि जहां कहीं भी कानून कॉडिफाइड लॉ विद्यमान होता है, यानी संहिताबद्ध कानून होता है, जैसा कि RTI एक्ट है, और कोई स्टैब्लिश बाय प्रोसेस कोई चीज आई है, तो हमेशा ही कॉडिफाइड लॉ ओवरराइड करेगा। जैसे कि कोड ये कहता है कि अगर 30 दिन में सूचनाएं आदमी को नहीं दी गई आवेदक को, और उसके बाद आपने पैसा मांगा, तो चाहे वो नियम बनाने वाले या साइटेशन डिसाइड करने वाले, जजमेंट करने वाले, चाहे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो चाहे सेकंड अपीलेट अथॉरिटी हो, वो सारे ही अनलॉफुल होंगे, क्योंकि आप एक्ट की मूल भावना और कोडिफाइड लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जितने भी जजमेंट इस तरह के होते हैं वो सारे अनलॉफुल हैं और चैलेंजेबल हैं। ये आपके फीस का रहा। और जो सर्कुलर्स हैं, जैसे हरियाणा का रहा कि साहब ये फला फला इंफॉर्मेशन पर्सनल है, अरे नहीं साहब, जो आप संसद को देने से मना नहीं कर सकते, आम नागरिक को देने से मना नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि साहब ये DOPT का सर्कुलर है, विभिन्न विषयों की सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती। आप अगर उसको टुकड़ों में मांगेंगे तो वो कहेंगे कि साहब आप अननेसेसरी बर्डन कर रहे हैं, और एक साथ लगाएंगे, क्लब करेंगे, तो आप ये कहेंगे विभिन्न विषयों की सूचनाएं नहीं मानी जा सकती। विभिन्न विषयों की बात कर रहे हैं, विभिन्न विषयों का मतलब ये होता है कि कार्यालय के बहुत सारे सेक्शंस हैं, उन अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग इंफॉर्मेशन है, उनको क्लब करना पड़ेगा और उसके बाद आपको देना पड़ेगा। सेक्शन 7(9) उसको गवर्न करती है कि एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा तो आप डिनाई कर सकते हैं। सिंपल मैं कहूं कि एक कार्यालय है, उसके पास 8 तरह की फाइलें एक ही जगह हैं, एक ही विषय की हैं। सिंपली मैं कहूं कि साहब FIR संख्या फला 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 और फला फला, इनकी मुझे पत्रावली चाहिए, तो मेरा विषय एक ही है कि मैं FIR के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं, उनकी फाइलों की कॉपी चाह रहा हूं, यानी एक सब्जेक्ट है। तो इस बेस पर आपके DOPT के सर्कुलर यहां के इररिलेवेंट हो जाते हैं। मैं बहुत क्लियर तौर पे आपके दर्शकों को यह कह दूं
कि जहां कहीं भी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई, ऐसा कोई डिस्पोजल किया जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, या इस तरह की कोई कार्रवाई की जिसमें उसने ऐसा अंकेक्षण किया है, ऐसा लिखा है कि उससे किसी आदमी को नुकसान होता है, वह आईपीसी के सेक्शन 106(6) के साथ 106(7) का अपराध करता है और सेक्शन 420 का भी अपराध करता है, तो उस बारे में आप कोर्ट जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि संविधान में अनुच्छेद 20(2) आता है जो यह कहता है कि एक अपराध के लिए, एक गलती के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन जहां कहीं भी एक ट्रांजैक्शन में 2 तरह की रेमेडी अवेलेबल है, दोनों रेमेडी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इंफॉर्मेशन झूठी दी गई, तो एक्ट कहीं नहीं कहता कि आपको झूठी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट जो भी डॉक्यूमेंट पैदा करेगा वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, यानी पब्लिक रिकॉर्ड है, और पब्लिक रिकॉर्ड होने के नाते उसे उसमें सच लिखना पड़ेगा। गलत इंफॉर्मेशन दी, झूठ उसमें लिख दिया, तो आईपीसी की सेक्शन 106(6)(7) कहती है कि ऐसी कोई रिपोर्ट बनाना जो विधि के विरुद्ध है और उसे किसी आदमी को नुकसान होती है, तो वह लोक सेवक 106(7) आईपीसी का ऑफेंस कारित करता है। तो आपको यहां आईपीसी गवर्न हो जाएगी। रिकॉर्ड आपको टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है, आपके पास है दीजिए, नहीं है तो जहां है वहां 6(3) में ट्रांसफर कीजिए, या ऐसा कोई प्रोविजन है जिसकी सम्यक पालना आपने कर दी तो मना करें। डिनाई करेंगे तो लीगल ग्राउंड देंगे, उसका रीजन देंगे, और उसकी जितनी भी परिपालना है वो सारी आप करेंगे, उसके बाद मना करेंगे। बड़ी दुखद स्थितियां हैं कि इस वक्त आम जनता के लिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन की बजाय राइट टू डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन बन के रह गया। लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी नागरिक को। हमारे संविधान के बाद अलावा जितने भी सारे एक्ट्स हैं वो आम नागरिकों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। कानून का उद्देश्य एक आम आदमी, आम नागरिक की भलाई होता है, ना कि आम नागरिक का नुकसान करना होता है। जहां कहीं आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और आपको कोई अल्टरनेट रेमेडी चाहिए, तो आरटीआई एक्ट में तो केवल आप अपील का रास्ता चुन सकते हैं, और बड़ी लंबी प्रोसीजर है क्योंकि बड़े ही हैम्पर हो गए हैं। कमीशंस भी हजारों की संख्या में अपीलें फाइल होती है, नंबर नहीं आता, 2-2 साल बाद इंफॉर्मेशन मिलती है, तो बहुत बार रिलेवेंट भी हो जाती है। लेकिन आपके पास दूसरा रास्ता है,